तो आप कल जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे आपका क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हाउ डज डेटा बिकम इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने कल लिखा था, रात में बैठ के पढ़ा होगा, कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए आज हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्वर्ड सिमोन मॉडल। ठीक है, हार्वर्ड सिमोन मॉडल। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझिए, जानिए कि हार्वर्ड कौन से, हार्वर्ड सिमोन थे कौन। तो हार्वर्ड ए सिमोन, उनका पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड ए सिमोन। ए एक नोबेल प्राइज विनर थे। ठीक है, नॉर्मल नोबेल प्राइज विनर थे। उन्होंने प्रपोज किया था मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग विच एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज मेक डिसीजन इन ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकल वे। तो उन्होंने जो मॉडल दिया था डिसीजन मेकिंग करने का, तो उन्होंने बताया था, एक लॉजिकल वे बताया था, इसका सबने समर्थन किया था। इन्होंने क्या किया था, तीन भागों में डिवाइड किया, तीन मेजर स्टेट जो है उन्होंने बताया था। याद रखिएगा, हमेशा ये उल्टा पिरामिड है, इसको सीधा पिरामिड मत बनाइएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि इंटेलिजेंस हमारे पास बहुत सारा आएगा। ठीक है, और हमें डिजाइन जो है उसमें से निकालना है और चॉइस सबसे कम करनी है, इसलिए ये उल्टा पिरामिड है। आप लोग सीधा मत बना दीजिएगा। ठीक है, तो उन्होंने थ्री स्टेज दिया था, जो है थ्री स्टेज दिया था। पहला था कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इश्यू फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब आपके ऑफिस कल्चर या ऑफिस की जो कल्चर है, ऑफिस एनवायरमेंट है, उससे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज था कि डिसाइड ऑन द क्रिटिकल बाय विच टू मेक द डिजाइन डिसीजन। ठीक है, तीसरा था अप्लाई द क्राइटेरिया टू सेटल ऑन ऑन आउट ऑफ द अल्टरनेट सोल्यूशन। तो इन्होंने सिमन्स मॉडल के तीन स्टेजेस थे, और जब भी सिमन्स मॉडल आप पढ़ाए हैं तो प्लीज डायग्राम जरूर बनाए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। हार्वर्ड सिमोन मॉडल हर दूसरे साल पूछा जाता है, या फिर स्टेज के बारे में पूछेगा। क्या हुआ, पीछे क्यों बैठे हुए हो? पीछे क्यों बैठे हुए हो? आगे खाली है तो। अरे नोट कीजिए जल्दी जल्दी, फिर एक डायग्राम जरूर नोट कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कुछ अगर आंसर देते हैं तो कोशिश कीजिए उससे रिलेटेड डायग्राम बनाने का। और ये आपका हार्वर्ड सिमोन मॉडल का जब भी डायग्राम बनाइएगा, ये पिरामिड हमेशा उल्टा होना चाहिए। ये उल्टा पिरामिड हमें ये बताता है कि हमें इंटेलिजेंस बहुत सारे आते हैं, उस पर हम डिजाइन कुछ उसको प्रोसेस करके छांट के करेंगे, और चॉइसेस हमारे पास बहुत कम होगा, मतलब कि डिसीजन हम बहुत कम लेंगे। नोट कर लीजिए ना, लिखे हैं, कब लिख रहे हैं?
ये डिजाइन हम ना ठीक है, लेकिन ऑफिशियल डिजाइन वो हो सकता है बेटर। ठीक है, तो ये डिजाइन याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपका पैराग्राफ चलेगा, ठीक है। बट इससे क्या है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा, बस आपने लाइन ले लिया। देखिए ये जो है पिरामिड जो है बताता है, या ऑफिशियली बुक पढ़ेंगे, बुक में भी आपको इस पिरामिड ही दिया होगा। हो गया। क्या हुआ प्लीज? हो गया, लिख लिए? आना भरे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर है आप लोग? पढ़ा है सर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाए थे। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
नहीं, ये कंटिन्यू 3 साल पूछा है, मैं वही देख रहा था। और जरूरी भी है, सिस्टम पे काम करेंगे, डेटा पे खेलेंगे तो डेटाबेस तो आना ही चाहिए। चलिए, तो कोई बात नहीं, अगला हफ्ता हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा देंगे। इस हफ्ते हम पुराना क्वेश्चन अब है वही कर रहे हैं। अब देखिए स्टेज को समझिए, ठीक है ना। तो हार्वर्ड सिमोन मॉडल का जो स्टेज है वो बेसिकली 4 स्टेज होता है, तो 3 ही होता है। आप 3 ही को लिखेंगे मोस्टली, ठीक है। लेकिन ये नंबर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, आपको लिखने की कुछ नहीं है तो चौथा भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस फेज, डिजाइन फेज और चॉइस फेज, जो मैंने अभी क्या बोलते हैं पिरामिड में बना के दिखाया था, बेसिकली वही 3 स्टेजेस है। चौथा स्टेज कई जगहों पे देखने को मिलता है, कई जगहों पे देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समटाइम एडेड एज ए 4th स्टेज। सबसे पहला स्टेज है आपका इंटेलिजेंस फेज। जैसे कि बताया था आपको कि जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उस इंफॉर्मेशन लेने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। ओके, हम जिस चीज की डिसीजन लेने चाहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमारी ऑफिस की प्रॉब्लम क्या है, हमारे वर्क का प्रॉब्लम क्या है, या जिसपे हम कुछ बनाना चाहते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है। तो आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम समझ लेंगे तो सेकेंड आपको सोचना है कलेक्टिंग डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, लिखते समय कभी ये मत लिख दीजिएगा कि कलेक्टिंग डेटा इंफॉर्मेशन, इसमें आपको एक साथ लगाना होगा अबाउट द सिचुएशन। मतलब जिसके ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर, प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड आपको डेटा लेना है। या फिर अगर अबाउट सिचुएशंस नहीं लिखिएगा तो ले लीजिएगा, बोल दीजिएगा, इसे लिख दीजिएगा कि कलेक्ट द रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन। रिलेटेड सिचुएशन जैसा वर्ड लेना चाहिए, और एग्जाम्पल तो देखिएगा जरूर, एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो एग्जाम्पल है जैसे कि एक कंपनी जो है नोटिस करती है डिक्लाइन सेल्स, कहते मार्केट डेटा टू एनालाइज द रीजन। जैसे आपका कॉलेज जो है ये देख रहा है कि इंक्वायरी बहुत आ रहे हैं, कॉल्स और इंक्वायरी बहुत आ रही है, बट एडमिशन कम हो रहा है। मतलब कि लीड मिल रहा है लेकिन लीड जो है ट्रेन नहीं हो रहा है। लीड का मतलब समझे, लीड का मतलब हुआ जो हमें स्टूडेंट्स, आप कंपनी के मान लीजिए कि सेल्स पर्सन है, तो आपको कस्टमर ने आके आपसे सामान पूछा, दाम पूछा, ये लीड हुआ। तो लीड जो है मिला, बट लीड जो है वो गेन नहीं हुआ। तो इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि क्या कम मार्केट के अंदर क्या ऐसी चीज है जो मुझसे बेटर है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, जिस कारण से सेल्स हमारी डिक्लाइन हो रही है। समझे। तो पहला हुआ इंटेलिजेंस फेस, मतलब आपने प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया, प्रोसेस किया, ठीक है। ये आपका पहला फेस हुआ। देखिए मैं आपको कम शब्दों में बताता हूं क्योंकि आप क्लास के समय सही से समझे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चार पांच पांच 4 पेज 5 पेज की चीजें लिखा दूं, पता चला आप उसमें याद तो नहीं कर पाइएगा। तो आप पहले समझिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 4 5 पेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। तो पहला फेस हमेशा होता है इंटेलिजेंस फेस है, इसको ध्यान रखिएगा। लिख लिए। आप नहीं लिख रहे हैं, लिख लिए।
वो तो ठीक है, लेकिन देखिए जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा चीजें याद होगी। आप कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, किसी भी चीज को अगर आप 5 बार लिख लें और 50 बार पढ़ लें, फिर भी आपको 5 बार लिखने से जल्दी याद होगा ना कि 50 बार पढ़ने से। लिखने से को फायदा और होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होते हैं, ओवर राइटिंग नहीं होती। तो लिखने की हैबिट है तो स्पेलिंग मिस्टेक कब करेंगे और ओवर राइटिंग कब होगी। और एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर इसी पे कटते हैं, फर्स्ट ओवर राइटिंग। हो गया, आगे बढ़े। दूसरा फेज है डिजाइन फेज। अब डिजाइन फेज का मतलब समझिए, जो प्रॉब्लम हमें मिली है, जिसका डेटा हमें मिला है, तो डेटा मिलने से मैं प्रॉब्लम तो हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर लेंगे। तो हम जो है डेटा के अकॉर्डिंग कई सारे एंगल से कई सारे स्टैटिक्स को निकालेंगे। स्टैटिक्स निकालने के बाद हम फिर चॉइस करेंगे। तो यहां पे क्या है कि डेवलपिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन और अल्टरनेटिव। अगर सेल्स डाउन हुआ है तो उसकी अल्टरनेट सेल्स को इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हैं, या कोई प्रॉब्लम है इसका क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। तो डेवलपिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन और अल्टरनेटिव, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड प्रॉप्स या कॉन्स भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 3 और 4 और 5 तरह के अगर हम सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको उन सारे सॉल्यूशंस के ऊपर एक्सप्लेन करना होगा कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे कि हमने बोला कि सर हम प्राइजेस को थोड़ा कम कर देते हैं। प्राइजेस कम करने का एडवांटेज तो है कि सेल ज्यादा हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि प्रॉफिट कम हो सकती है। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि प्रीमियम प्रोडक्ट फिर प्रीमियम नहीं रहेगा ना। और एप्पल के फोन एंड्रॉइड के दाम में बिकने लगे तो फिर एप्पल एप्पल रहेगा। एप्पल का फोन, जो मैक फोन है, एप्पल का फोन है चाहे मैकबुक है, 50 से 60% लोग जो है यूज खरीदते हैं प्रेस्टीज के लिए, दिखावे के लिए, प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए। तभी तो सेल्फी ऐसे नहीं लेंगे, सेल्फी मिरर के सामने लेंगे ताकि एप्पल का फोन हाथ में दिखता रहे। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हैं तो प्रीमियम कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस होगा, ये सब चीजें हो सकती है। तो यही बताया गया है कि एनालाइज द प्रॉब्लम एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। जैसे एग्जांपल यहां देख सकते हैं कि कंसिडरिंग द ऑप्शन लाइक न्यू एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट एंड लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं वो सारे सॉल्यूशंस के हर एक अल्टरनेटिव के हर एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर हम पहले एनालाइज करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, इसके बाद ही कुछ होगा। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। तीसरा है चॉइस फेज। अब जैसे कि एग्जांपल में आपने जो बीबीए का एडमिशन लिया था एक स्कूल में, तो क्या पहले आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि आपको बीबीए का कोर्स करना है, उसके लिए कॉलेज चाहिए। तो आपने अपने लोकेशन के आसपास बहुत सारे कॉलेजेस को देखा, कॉलेजेस के अंदर जो भी उनके
एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, सारे को आपने एक साथ रखा, राइट। तो आपने दूसरा फेज, पहला फेज क्या किया, पहला फेज में आपने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए कि मुजफ्फरपुर में बीबीए कराने वाले कितने कॉलेजेस है, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। दूसरा फेज क्या है कि वो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया उसमें हर कॉलेजेस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज था कि आपके लिए क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है किस कॉलेजेस का, वो आपने अलग अलग प्रेजेंट किया, निकाला। तीसरा आपका हुआ चॉइस फेज, मतलब कि अब आपको, क्योंकि सारे कॉलेजेस में आप बीबीए नहीं कर सकते थे, तो कोई एक कॉलेज आपको चॉइस करना है। तो आप क्या देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है और कम लॉस है, एडवांटेज इससे ज्यादा क्या है, उसको आपने चूज किया, यही किया था ना। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे चाचा के लड़के ने इसी कॉलेज से किया है, आज जो है वो बड़ी कंपनी में बड़े पोस्ट पे बड़ा पैसा छाप रहा है, हम भी चलो करते हैं, हम भी पैसा छापेंगे, ये सोच से आए होंगे तो वो तो बात अलग है। ठीक है। लिख लेगा, लिखना है। लिखिए। हो गया। और चौथा आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब ये जैसे मैंने बताया आपको कि चौथा फेज जो है सम टाइम यूज होता है, तो अगर आपको लिखने के लिए कुछ नहीं है तो चौथा फेज ले सकते हैं। और चौथा फेज क्या है कि जो आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, अल्टरनेटिव दिए, उसमें आपने जो चूज किया उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। आपने चूज किया कि वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो चूज करने से थोड़ी हो जाएगा। आप आएंगे, एडमिशन लेंगे, नगद नारायण देंगे तभी तो होगा एडमिशन। तो चौथा आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज, पुटिंग द चूजन सॉल्यूशन इनटू एक्शन, मॉनिटरिंग द रिजल्ट एंड मेकिंग द एडजस्टमेंट इफ यू नीडेड। यहाँ पे दो चीज जो है बहुत अच्छी है। सबसे पहले पुटिंग द चूज सॉल्यूशन इनटू एक्शन, मतलब जो आपने सॉल्यूशन निकाला है उसको आप एक्शन में डालेंगे, तो एक्शन में डाल के छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको कंप्लीट उसको मॉनिटरिंग करनी है। अगर आप जहां पे दिख रहा है कि नहीं नहीं ये सही तरीके से नहीं जा रहा है, तो उसमें तो अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो आप उसी समय एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। ये चौथा इंफॉर्मेशन फेस है।
एक मिनट, एक दे देता हूँ। क्वेश्चंस बाकी दिखाने के लिए व्हाट्सएप खोल रहा हूँ, इंटरनेट चले तभी तो। बाकी ईयर के क्वेश्चंस में आप कॉमन क्वेश्चन देख लेंगे। आप बहुत दिन बाद आए काम गए हुए थे छुट्टी थे इतने दिन छुट्टी पे कहाँ थे? और टॉपिक और आप लोगों को कराना इंपॉर्टेंट है। पहला है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल दोनों पार्ट मुझे आपको कराना होगा। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिज्यूम बिल्डिंग। अपना रिज्यूम, अपना सीवी कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप फिफ्थ के बाद जॉब लेना है ना, सिक्स से पहले जॉब लेना है, सिक्स खत्म होने से पहले, या फिर बैठे वेट करेंगे एमबीए के लिए तो बात अलग है। लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू देना हो चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देने से पता चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोन में क्या? देखिए, एक सही रिज्यूम जो है आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, देखिए एक सही रिज्यूम आपको इंटरव्यू का चांस दिलाएगा, समझे? रिज्यूम को कंपेयर कीजिए अपनी एडवर्टाइजमेंट से। जैसे कोई अच्छी एडवर्टाइजमेंट देख के उस प्रोडक्ट के बारे में आप यूनिवर्सिटी होते हैं, जानते हैं, फिर करते हैं ना। उसी तरीके से आपका रिज्यूम अगर सटीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए एक नजर मिल रहा है, इंप्रेसिव है, तो हर कोई एचआर जो होगा वो आपको कॉल करेगा। इसलिए रिज्यूम बनाना भी एक कला है। और बिलीव नहीं कीजिएंगे, रिज्यूम बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पैसे लेके आपकी रिज्यूम बनाती है, ठीक है? और मैं खुद रिज्यूम को एनालाइज करता हूँ पैसे लेके। मेरे पास रिज्यूम्स आते हैं, उसके अंदर जो कमियां होती है उस कमियों से काटा जाता है। नहीं चलेगा। चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस है उसको एक बार नजर कीजिए। इसके अंदर जो लोग को नहीं जानते क्वेश्चंस को जान लीजिए एक बार। ये 2025 में पूछे गए सवाल का जवाब है। इसमें से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने पिछले 6 साल का, तो मुझे पास 6 साल का ही आपका मिला है, 6 साल का जो आपकी पेपर है, उसी पेपर को मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अभी व्हाट्सएप पर कुछ इंटरनेट चल जाएगा तो मैं दिखा भी दूंगा। कुछ क्वेश्चन रिपोर्ट रिपीट हो रहा है उसी क्वेश्चन के पार्ट। इसी में मैंने जो 3 क्वेश्चन बताए, 3 रिपीट हो रहा है। अब एसएडी है उतना नहीं पूछता है, लेकिन डीएसएस आपको पूछेगा, डीएसएस सब में पूछेगा। या तो आपका ये इस तरह से नोट्स बनाने के लिए बताएगा, या फिर पूरी की पूरी डिस्क्राइब रहेगा, या किसी और के साथ है। तो डीएसएस जरूर कीजिएगा। लेकिन एमआईएस के बारे में आप जरूर पढ़ें। एमआईएस के मैंने बताया था आपको कि एमआईएस के बारे में पढ़े, रोल ऑफ एमआईएस के बारे में पढ़े, पार्ट ऑफ एमआईएस एंड इम्पैक्ट ऑफ द एमआईएस, कि बिजनेस पे एमआईएस का क्या इम्पैक्ट है। ये 3 चीजें तो आपको पढ़ना ही, ठीक है? उसके बाद डीएसएस जरूरी है पढ़ना, डीएसएस नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा। डीएसएस हर साल पूछा गया है। अब इसमें मैं पिछले 2023 24 25 3 में देख रहा हूं कि ईआरपी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया जाता
ठीक है, देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए, सर्वर। तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी आप लैब में कैसे, लैब में अवेलेबल है, देख लीजिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है और ये जो आरडीएमएस होता है, दोनों एक ही है। पहले था डीएमएस, लेकिन अब हर जगह पे होता है आरडीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों आपस में इंटरलिंक होता है। एक दो बात नहीं, इसको मैं पूरा पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिकल थ्रू ही दोनों पढ़ा दूंगा, रिलेशनल को भी, ठीक है ना। तो एमआईएस की इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस को, इम्पैक्ट को, अब एमआईएस के बारे में पढ़ लेंगे तो सब बता लें। एमआईएस के अंदर में मैंने पढ़ाया भी है आपको कि एमआईएस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका रोल क्या है। तो एमआईएस पढ़ लीजिए। डीएसएस, अब डीएसएस के अंदर में आप एक्सेल, पावर बीआई, ईआरपी जैसे सॉफ्टवेयर का जिक्र कर दीजिएगा डीएसएस टूल्स के अंदर। एक हो गया डीएसएस अलग हो गई, एक हो गया डीएसएस टूल्स। तो डीएसएस टूल्स का जहां जिक्र करेंगे, वहां पे आप इन सॉफ्टवेयर का जिक्र जरूर करें, ठीक है।